हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी बोर्ड की तैयारी चल रही होगी। और आपको बता दूं कि हम फाइनली यूनिट 4 में एंटर हो गए हैं और यूनिट 4 है आपका गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, क्यों बनाती है, तो ज़रूरत ही क्यों है, इवन मैं कहूँ गवर्नमेंट की ही ज़रूरत क्यों है। तो इन सब मुद्दों को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब इस यूनिट में टोटल 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, सबसे पहला जो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे कंपोनेंट ऑफ बजट्स, यानी कि बजट में क्या क्या कंपोनेंट होती हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, यानी कि बजट बनाया क्यों जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम सुमित कुमार चौधरी है और मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए अप्रॉक्सीमेटली 10 साल के आसपास होने वाले हैं। मेरा नाम सुमित कुमार चौधरी है और मैंने मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, और मुझे पढ़ाते हुए कितने साल हो गए? 10 साल के आसपास होने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम अपने कहानी को शुरू करते हैं और मैं आज आपको करा रहा हूँ टॉपिक नंबर 13। ठीक है, गवर्नमेंट बजट। सबसे पहली बात समझो कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। ठीक है, उसको समझने से पहले आप ये बताओ मुझे कि हर साल एक डेट होता है, फरवरी। ठीक है, हर साल फैब में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है एक बंडल लेके आती हैं और संसद में प्रेजेंट करती है जिसको कहा जाता है बजट। ठीक है, उस बजट में वो कहती क्या है? उस बजट में वो कहती हैं कि इकोनॉमी में टोटल कितना पैसा कहाँ कहाँ से कलेक्ट होगा और वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च किए जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमी में टोटल पैसा कहाँ कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा, यानी कि टोटल रिसीट्स कितने होंगे, यानी गवर्नमेंट का कलेक्शन कितना होगा और टोटल खर्च कितना होगा। तो गवर्नमेंट बजट का बच्चा यही डेफिनेशन होता है कि गवर्नमेंट बजट शोज द स्टेटमेंट shows the statement of government receipts and government expenditure। गवर्नमेंट बजट क्या शो करता है? स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर को शो करता है। रिसीट्स का मतलब होता है पैसा आप कहां से रिसीव करोगे, यानी कलेक्शन ऑफ मनी, पैसा कहां कहां से आएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? ये होता है खर्चा, कहां कहां खर्च किए जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब अगर खर्च की बात करें या कंपोनेंट की बात करें तो मैं इसको आपको समझाता हूं मैप के थ्रू, आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। और बहुत मेहनत करके मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। ऊपर जितने भी आपको कहानियां दिख रही है ना, बस वो एक इस छोटे से मैप से एकदम क्लियर हो जाएगा फटाफट, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये आपका मैप है। मैंने कहा देखो बजट है, बजट में दो बातें होती हैं, एक होता है रिसिप्ट्स और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। फाइन, रिसिप्ट्स मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आएगा और खर्चे मतलब एक्सपेंडिचर मतलब पैसा कहाँ कहाँ खर्च किए जाएंगे। ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर, दिस इज योर रिसिप्ट। अब रिसिप्ट्स बच्चे दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है रिवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा हो सकता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या कहता है कि all those receipts for which neither your assets reduce nor your liability increases। ठीक है, तो ऐसे रिसिप्ट्स को हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि पता नहीं ये एसेट्स या लाइबिलिटी क्या क्या बोल दिया सर आपने। मैंने कहा देखो कुछ नहीं बोला, ना तो आपको किसी से उधार लेना है और ना ही आपने अपना प्रॉपर्टी बेचा है। ठीक है, ना मैंने किसी से क्या किया, उधार लिया है, और ना ही मैंने अपने प्रॉपर्टी को किसी को बेचा है। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे कलेक्शन ऑफ मनी को क्या कहते हैं? रिवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, तो ऐसे कौन से कलेक्शंस होती हैं? गवर्नमेंट हमारे ऊपर क्या इंपोज करती है बच्चे? टैक्स। तो ये दो तरह के होंगे, एक होगा टैक्स रिसीट्स और दूसरा होगा नॉन टैक्स रिसीट। यानी कि आइदर आपके ऊपर क्या लगा दिया जाएगा? टैक्स लगा दिया जाएगा और टैक्स से गवर्नमेंट को क्या होगा? कलेक्शन होगा। तो एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो क्या आप फ्यूचर में उनसे कहोगे कि लाओ भैया टैक्स लगाया था, ये पैसा मुझे वापस करो? नहीं ना। तो गवर्नमेंट के लिए कोई लोन, मतलब लोन नहीं है, कोई उधार नहीं है ये चीज, यानी कि देनदारी नहीं है, इसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि
क्या गवर्नमेंट ने टैक्स के बदले अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी? गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी भी कोई सेल नहीं किया है। तो ऐसे सूरत में हम क्या कहेंगे, ना तो गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी रिड्यूस हो रही है, ना ही उनको उनकी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, या ना हम उन्होंने कोई उधार लिया है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स में क्या होता है कि टैक्स नहीं लगाना, अदर सोर्स से कलेक्ट करना है। तो अदर सोर्स क्या होते हैं? क्या तो देखो गवर्नमेंट कुछ काम धंधे करती है भाई, नालायक नहीं है गवर्नमेंट। ठीक है। गवर्नमेंट की कुछ कंपनियां रन करती हैं। ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर्स होती हैं, पीएसयूज क्या होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इसके अंदर क्या क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेलवे। ठीक है, रेलवेज है। इसके अलावा और भी है, जैसे एलआईसी है, और भी है जैसे एसबीआई है। ये लोग काम करते हैं। अब ये लोग काम करते हैं तो ये लोग प्रॉफिट भी जनरेट करते होंगे, और जब ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो गवर्नमेंट का क्या होता है, इनकम होता है। तो वहां से कुछ पैसा आ जाता है गवर्नमेंट को। ठीक है। अब अगर मैं टैक्स की बात करूं, हियर इज द अर्निंग एंड अनदर वन इज फी एंड फाइन। यानी कि हम अगर कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसके लिए हमको फी देना होता है, हेलमेट नहीं पहना तो फाइन देना पड़ेगा। टैक्स की अगर हम बात करें तो इट शुड बी ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। जैसे मैं कुछ पैसा कमाता हूं, उन्होंने क्या किया, यानी कि सरकार ने क्या किया, हमारे इनकम के ऊपर एक टैक्स लगा दिया। जैसे अगर नए वाले स्लैब देखें तो इस साल का 2025 का स्लैब क्या है कि अगर आपका इनकम 12,65,000, ठीक है, 12 वैसे 12,65 या 75 है, ठीक है, 75 और 65 ठीक है, इसके ऊपर है तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, उसके नीचे है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो जो टैक्स डायरेक्टली कंज्यूमर के या इंडिविजुअल के इनकम पे लगाया जाता है उसको क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो जिसका बर्डन आपके ऊपर इनडायरेक्टली पड़े। डायरेक्ट आपसे सरकार पैसा नहीं ले रही है, लेकिन किसी और के थ्रू ले रही है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी। जीएसटी क्या लगाया, सामान पे लगाया, और सरकार ने सेलर को कहा, सामान बेच रहा है, कि भाई ये टैक्स है, ये तू लेगा किससे, कंज्यूमर से लेगा। तो जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो, तो सामान आप खरीदते हो, उसमें दुकानदार क्या करता है, जीएसटी जोड़ के आपसे पैसा ले लेता है। तो सरकार ने आपको डायरेक्टली नहीं कहा कि आप भाई जीएसटी भरो, किसको कहा, दुकानदार को कहा, सेलर को कहा कि भाई तू कलेक्ट कर ले। ठीक है। तो इनडायरेक्टली, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये टोटल आपका क्या होता है, रिसीट्स वाला पार्ट। एक बार फिर से समझो, रिसीट्स के दो पार्ट, रिवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर अर्निंग ऑफ पीएसयू, फी एंड फाइन्स, या कोई भी अदर सोर्स जो गवर्नमेंट के लिए इनकम तो है बट लाइबिलिटी नहीं है, या कोई डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट नहीं कर रही, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच रही, तो वो सब हो जाएगा। कैपिटल रिसीट्स के अंदर क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स में कोई इकोनॉमी में क्या हुआ हो, इन्वेस्टमेंट हुआ हो, एफडीआई, क्या बोलेंगे हम इसको, इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ हो, कोई एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, या इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने किसी से बोरो कर लिया है। अब ये बोरोइंग दो तरह की होती हैं, एक होता है फॉरेन और दूसरा होता है डोमेस्टिक। ठीक है, बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री और दूसरा डोमेस्टिक। ठीक है, तो दो तरह से गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, डोमेस्टिक पब्लिक से आप कर सकते हैं, या फिर फॉरेन के किसी इंस्टीट्यूशन, कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई देश, ठीक है, कोई गवर्नमेंट, किसी से भी कर सकते हैं। जैसे आपने बार बार सुना होगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिस भी देश में जाता है वहां जाके क्या मांगता है, लोन मांगता है। तो इसलिए जैसे इंडिया में बहुत है कि भिखारी पाकिस्तान, भिखारी पाकिस्तान, लोन मांगता रहता है, कटोरा लेके घूमता रहता है। तो उस तरह से तो पाकिस्तान तो यहाँ पे क्या करता है, वो बोरो करता है। तो ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ पाकिस्तान ही बोरो करता है, हर देश क्या करती है, बोरो करती है। ठीक है, पाकिस्तान का थोड़ा कहानी अलग है, तो इसलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर के केस में भी सेम चीजें आएंगी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, ऐसे एक्सपेंडिचर जिसके लिए ना तो आपकी कोई लाइबिलिटी कम हुई, कोई लाइबिलिटी कम नहीं होगी, और ना ही आपका कोई एसेट्स बढ़ेगा। ठीक है, अगर एसेट्स नहीं बढ़ रहा है, लाइबिलिटी नहीं कम हो रहा है, तो ऐसे खर्चों को क्या बोलेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे कौन से हो सकते हैं, ऐसे खर्चे हो सकते हैं, आपने अपने एम्प्लॉय को क्या दिया, सैलरी दिया। अब सैलरी दिया तो क्या बोलोगे, भाई कोई कर्जा लिया था क्या एम्प्लॉय से, कर्जा कम हो गया, नहीं ना, नहीं। कोई एसेट्स आपका इंक्रीज होगा क्या, सैलरी देके जो आपका एम्प्लॉय है उसका घर अपने नाम कर लोगे आप, करोगे, तो सरकार का एसेट्स भी इंक्रीज
नहीं हो रहा है। ठीक है, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट हमको, गवर्नमेंट हमें पेंशन्स देती है, तो ये सारे खर्चे क्या हैं, आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाता है। सेम कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, दो बातें हो सकती हैं, आपका एसेट्स बढ़ जाए या आपकी बोरोइंग या लाइबिलिटी कम हो जाए। ठीक है, तो बोरोइंग कैसे कम होगी, जब मैं इसका रीपेमेंट करूंगा, तो रीपेमेंट ऑफ लोन्स, या फिर मेरी एसेट्स कैसे बढ़ेगी, एसेट्स जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग या रीपेमेंट ऑफ लोन, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये माइंड मैप से आपको बेहतर समझ में आया होगा जो थियरी हमने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये थियरी यही सारी बातें लिखी हुई। ठीक है, अच्छा, अगर अब हम टाइप ऑफ बजट की बात करें, ये हमने कंपोनेंट देख लिया, अब अगर हम इसी में टाइप ऑफ बजट की बात करते हैं तो बच्चे तीन टाइप के बजट होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ बजट, टाइप ऑफ बजट कितने तरह के होंगे, तीन। पहला बैलेंस बजट, बैलेंस्ड बजट। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा सरप्लस बजट, और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा डेफिसिट बजट। ठीक है, यानी कि बजट कैसे है, डेफिसिट का है, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। ठीक है, तो बजट या तो क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, सरप्लस हो सकता है, या डेफिसिट हो सकता है। तीन तरह की बातें हो सकती हैं। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमसे पूछे जाएंगे, तो हम उसको भी डिस्कस। हियर इट इज फॉर्मूला सेक्शन। अब देखो, अगर मैं बैलेंस बजट की बात करूं, पहले बजट की बात करते हैं। ठीक है, पहले हम किसकी बात करते हैं, बजट की बात करते हैं। तो बजट में क्या होता है कि आपके पास दो चीजें होती हैं। बजट में क्या होता है, दो चीजें, एक होता है एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रिसीट्स। ठीक है, अब अगर एक्सपेंडिचर, मेरे खर्चे ज्यादा हैं, मेरी इनकम कम है, तो खर्चे अगर ज्यादा हो और इनकम कम हो जाए तो इसको बच्चे कहते हैं डेफिसिट बजट। ठीक है, घाटे का बजट। ये आपको दिखेगा नहीं, मैं सब कर देता, चेंज द कलर, डेफिसिट बजट। ठीक है, सेम चीज अगर उल्टा हो जाए, मेरा रिसीट्स ज्यादा है, मेरा एक्सपेंडिचर कम है, तो इसको बोलेंगे सरप्लस बजट। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल हो, जितना मेरा खर्च इनकम था उतना ही मेरा खर्चा हो गया, तो इसको बोलते हैं बच्चे बैलेंस बजट। ठीक है, तीनों समझ में आ गया। डेफिसिट कब होगा, जब मेरे खर्चे मेरे इनकम से ज्यादा हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, खर्चे जब मेरे इनकम से ज्यादा होंगे, मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है, घाटा लग गया, नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये होगा। जब मेरा खर्चा कम है, मेरा रिसिप्ट ज्यादा है, यानी इनकम ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे इसको, सरप्लस बजट। बैलेंस बजट कब कहेंगे, जब दोनों क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा, मेरा खर्चा मेरा इनकम दोनों क्या है, बराबर है। तो ये तीन टाइप के हमारे बजट होते हैं बजट के अंदर। अब देखो, एक टर्म होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल का मतलब क्या होता है, फिस्कल का मतलब होता है राजकोषीय, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, राजकोषीय। फिस्कल, इसको हम कहते हैं रिलेटेड टू गवर्नमेंट, रिलेटेड टू गवर्नमेंट। तो डेफिसिट मतलब घाटा। ठीक है, तो यानी कि फिजिकल डेफिसिट सरकारी घाटा, जिसको हम वैसे तो राजकोषीय घाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजकोषीय। ठीक है, सरकारी घाटा भी कह सकते हो आप, सरकार को जो नुकसान हो रहा है। तो सरकार को नुकसान कब होगा, जब सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर सरकार के टोटल रिसीट से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। मैं कहा ठीक है, सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर सरकार के टोटल रिसीट से क्या हो जाएगा, जब ज्यादा हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर में दो कंपोनेंट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस, सॉरी, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है,
उसी तरह टोटल रिसीट्स के अंदर दो बातें होंगी, कौन कौन सा? रिवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट, ये दो बातें हो जाएंगी। एक्सपेंडिचर में दो चीज, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसीट्स में दो चीज, रिवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। समझ में आया? दूसरा क्या है, अब देखो, अगर मैं घाटे घाटे की बात कर रहा हूं, अच्छा कैपिटल रिसीट्स में हमको बोरोइंग शामिल नहीं करना, ठीक है, बोरोइंग आर नॉट इंक्लूड, बोरोइंग्स आर नॉट इंक्लूड, बोरोइंग को इंक्लूड हमको नहीं करना है। अब अगर मैं रिवेन्यू रिसीट्स की बात करूं, दिस रिसीट्स और फिर सॉरी दिस इज एक्सपेंडिचर एंड दिस इज रिसीट्स, रिवेन्यू रिसीट्स। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिसीट्स को इधर लेके आ जाओ, माइनस रिवेन्यू रिसीट्स हो जाएगा, फिर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट। तो बातें हो, इसको बच्चे कहते हैं रिवेन्यू डेफिसिट, और इसको कहते हैं कैपिटल डेफिसिट। ठीक है, तो बजट में दो तरह के डेफिसिट होंगी, रिवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को समहाउ हम बजट डेफिसिट भी कहते हैं, या बजटरी डेफिसिट, तो ये भी ध्यान रखना है। बजटरी डेफिसिट बोलो, बजट डेफिसिट बोलो, बजट डेफिसिट के दो कंपोनेंट, रिवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट। ठीक है, यहां तक सब भला चंगा? ठीक है, अब यही आपके फॉर्मूले हैं। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट का एक और फॉर्मूला होता है, वो आप खुद बताओगे। आप गए बाजार, आप कहाँ गए? बाजार जा रहे हो, मैंने आपको बाजार भेजा 100 रुपये लेके, मैंने कहा देख भाई 100 रुपये में ना तो कोई चीज़ खरीद के लाएगा। मैंने कहा क्या लाएगा? टी शर्ट ले आना है। कि मैंने उसको 100 रुपये दिए, मैंने कहा तेरे पास 100 ही है, एक भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, 100 रुपये है तो टी शर्ट खरीद के लाएगा। अब भाई साहब गए टी शर्ट लेने, वो 150 का आ गया, तो इनके पास रिसीट कितना था? रिसीट कितना था? 100 का था। और टी शर्ट का कीमत कितना था? तो एक्सपेंडिचर आप कहोगे कि देखो 150 का हो गया। भाई 100 रुपये का रिसीट था, 150 का एक्सपेंडिचर है, तो घाटा कितने का हो गया? 50 का। अब ये 50 रुपये कहाँ से आएगा? इनके पास तो है नहीं। भाई सरकारों के पास भी तो सेम ही सिचुएशन होता है ना, कहते हैं 50 कहाँ से आएगा, ये तो है ही नहीं। तो भाई साथ में कोई गया होगा, उससे क्या ले लेगा? ये बोरो कर लेगा, उधार ले लेगा। तो एक चीज बात समझ में आई कि फिस्कल डेफिसिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू बोरोइंग। तो इसको मिटा दूं, ये कहानी को किसी काम का नहीं है। नानी नाव कहानी, नानी ने सुनाई कहानी, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग। इन्हें बताई, सर जी ने बताई। क्या बताई? फिजिकल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू बोरोइंग। एक और शब्द होता है कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। आप कहोगे अब ये क्या बला है? देखो, प्राइमरी डेफिसिट होता है एक्चुअल डेफिसिट ऑफ द ईयर, तो एक साल में एक्चुअली टोटल खर्चे और टोटल रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस क्या है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि पिछले सालों का भी गवर्नमेंट ने क्या किया होता है? लोन लिया होता है, तो उस लोन पे भी गवर्नमेंट को क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, और ये खर्चा ग्रेजुअली बढ़ जाता है। तो अगर मैं उस इंटरेस्ट को माइनस कर दूं फिजिकल डेफिसिट से, तो वो देता है हमको प्राइमरी डेफिसिट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो ये क्या हो गया आपका? कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हो गए। अब इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके एक दो हम न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल कहाँ है? आजा भाई आजा भाई, आ गया। देखो, इन द गवर्नमेंट बजट रिवेन्यू डेफिसिट इज 50,000। कितना है भाई? रिवेन्यू डेफिसिट है 50,000 का। ठीक है, रिवेन्यू डेफिसिट है 50,000 का। फिर कहता है बोरोइंग है 75,000। बोरोइंग कितना है? 75,000।
5,000 का है। फिर कहता है कि हाउ मच शुड बी फिजिकल डेफिसिट, और कहता है कि बता दो फिजिकल डेफिसिट कितना होगा। मैंने कहा अच्छा फिजिकल डेफिसिट का क्या होता है फॉर्मूला। फिजिकल डेफिसिट के हमने 3 फॉर्मूले देखे। एक देखा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, एक देखा हमने प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। आप कहोगे आपने सर प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहाँ से फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट की तरफ हम इंटरेस्ट रेट को लेके जाएंगे, तो प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, तो वो हो गया। और तीसरा फॉर्मूला मैंने क्या कहा था, फिजिकल डेफिसिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू बोरोइंग। तो जैसे ही मैंने बोरोइंग देखा मेरे नैन चक्षु खुल जाएंगे और मैं कहूंगा देखो भाई फिजिकल डेफिसिट हो गया कितना 50,000, 75,000, कितना हो गया 75,000 का हो गया। ठीक है, तो ये इतना ही मुश्किल न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ाते हैं 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में। तो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको जरा देखते हैं। मैंने कहा देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द गवर्नमेंट बजट फाइंड आउट रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। यहाँ आपसे तीनों पूछ लिया, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं, यानी आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, सबसे पहले बताओ। रिवेन्यू डेफिसिट अगर मुझे चाहिए तो ये होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स होता है। ठीक है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, देखो ये दे रखा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिस इज 80 माइनस रिवेन्यू रिसीट्स कितना है। मैं कहूंगा बताओ रिवेन्यू रिसीट्स कहाँ है भाई, कैपिटल रिसीट्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है, टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स। तो क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका रिवेन्यू रिसीट्स आ जाएगा। रिवेन्यू रिसीट्स के भाई 2 होते हैं ना पार्ट, कौन सा, टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। तो टैक्स रिसीट्स दे दिया आपको और नॉन टैक्स रिसीट्स दे दिया, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 57,000। तो 57 या 57,000 जो भी है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यू विल गेट 23 एज योर आंसर। ठीक है, फिर आपसे दूसरा क्या पूछता है, आपसे पूछता है फिजिकल डेफिसिट बता दो। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। तो आप कहोगे कि देखो फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। ठीक है, तो अब आप पूछोगे कि बताओ टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो आप कहोगे देखो टोटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आओ कैपिटल रिसीट्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बस हमको क्या दिया हुआ है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ठीक है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 80 का दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ, यार बहुत गड़बड़ है, कैसे होगा। मैंने कहा यार कुछ तो करेंगे ही, चलो मैंने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर छोड़ दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने क्या किया, छोड़ दिया। अब आते हैं टोटल रिसिप्ट्स की तरफ। जब मैं टोटल रिसिप्ट्स की तरफ आता हूं तो टोटल रिसिप्ट्स नहीं दिया, लेकिन टोटल रिसिप्ट्स के फिर 2 पार्ट होते हैं। टोटल रिसिप्ट्स का क्या होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। अगेन चेक करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स, जस्ट हमने रिवेन्यू रिसिप्ट्स यहाँ निकाला था कितना 57, मैं कहा ठीक है 57 लिख देते हैं। ठीक है, अब जब मैंने 57 लिख दिया, ठीक है, रिवेन्यू रिसीट्स मैंने कितना लिख दिया 57, बट एट द सेम टाइम मैं कहता हूँ कैपिटल रिसीट्स कितना है, तो कैपिटल रिसीट्स आपको दे रखा है ये 35,000। ठीक है 35,000। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक छोटा सा प्रॉब्लम, हमारे पास कैपिटल रिसीट्स नहीं है। अगर कैपिटल रिसीट्स नहीं है तो एक बात बताओ, आप फिजिकल डेफिसिट नहीं बता सकते। अगर फिजिकल डेफिसिट नहीं बता सकते तो कुछ तो होगा, कैसे होगा। मैंने कहा देखो बोरोइंग दिया हुआ है एंड बोरोइंग विल बी योर फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, मैं पहली बार में आपको बता देता, लेकिन ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप एग्जाम के अंदर क्या नहीं करो, गलती नहीं करो कैलकुलेशन करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, इट्स ओवर हियर। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून, अच्छे से पढ़ो, मिलते हैं अगले वीडियो में।